नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विज्ञान एडकेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की जो आपकी नई बुक है उसके पार्ट 1, 2, 3 यानी कि पार्ट 1 से लेकर 3 तक सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोजेक्ट सहित एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है भोजन के घटक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिए गए है तत्व, इनके आपको स्रोत के नाम लिखना है। तो पहला हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत होता है दूध, दाल, अंडा। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका स्रोत में आप लिख देंगे आलू, चावल। थर्ड है वसा। वसा का स्रोत आप लिख देंगे घी, दही, मक्खन। लवण, नमक, दूध, दही, टमाटर। और पानी का स्रोत क्या हो सकता है? ककड़ी। इसका हम देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर। प्रश्न 1 है, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है ना? मतलब प्रोटीन हम कौन से जंतु से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। सेकंड है, कुछ व्यक्ति को अंधेरा या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला रंग हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किस उपस्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों, आलू में क्या होता है? स्टार्च या मंड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो दोस्तों, प्रमुख लक्षण क्या होता है? स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलने लगता है। प्रश्न 5 है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूली हो जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम एवं रोग के नाम का संयुग्म है। तो दोस्तों, ये रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, है ना। और इस रोग का नाम क्या है दोस्तों? घेंगा रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न 1 की ओर। दिया है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। दोस्तों, इसका उत्तर आप लिखेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। ये सभी आप नाम आप लिख देंगे। प्रश्न 2 है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोतों तथा जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, प्रोटीन जो शरीर के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जिससे हमारे बाल, त्वचा सबका विकास होता है ना, इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रश्न 3 में दिया है, आहारी रेशे के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसका क्या कार्य है? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे आहारी रेशे के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आहारी रेशे का दोस्तों हम फाइबर भी कह सकते हैं। फाइबर जो है भोजन को पचाने का बहुत अच्छा काम करता है। प्रश्न 4 है दोस्तों, यहाँ पर किसी कागज पर तेल की बूंदी गिर जाने पर धब्बा क्या बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देता है? उत्तर, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर वसा की उपस्थिति के कारण धब्बा बन जाता है ना। तेल में दोस्तों क्या होता है? वसा होता है। इस कारण क्या होता है दोस्तों? वह धब्बा बन जाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना। अब बढ़ते हैं यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों को चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो उसको तरह हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत पहला है पपीता, दूसरा है आम, तीसरा मक्का, चौथा गेहूं, पांचवा आलू, छठा तरबूज आदि, है ना। उचित दोस्तों देखिए, आप इस तरह बना देंगे तरबूज, गेहूं और आलू के। विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों को चित्र से बताइए। तो दोस्तों, इस तरह आप चित्र बना दीजिएगा, है ना। इसके प्रमुख स्रोत है नींबू, टमाटर, संतरा। प्रश्न 7 है, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? उत्तर, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, है ना। पोषकों का अभाव, पोषकों की कमी जाती है, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रश्न 8वां है, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो जाती है।
अतः सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रश्न 9 है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम बने आपके विटामिन अभावजन्य रोग लक्षण। तो ये दोस्तों आप सारे कॉलम में लिख लीजिएगा पूरा उत्तर, है ना, इतना पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न 10 है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। यानी कि प्रोटीन कितना है चेक किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना होता है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लिया जाता है, फिर उसकी थोड़ी मात्रा लेकर उसे पीस कर या मसल कर एक साफ परख नली में डाल देते हैं। अब उस परख नली में 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। अब परख नली को अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि परख नली में डाले गए पदार्थ का बैंगनी रंग हो जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है ना। जो बैंगनी रंग होता है वह खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 1 की ओर। यहाँ पर हमें दिया है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। तो आइए देखते हैं इसको उत्तर। एक कॉलम बना देंगे आप, है ना, भोज्य पदार्थों के नाम और उनमें कौन सा पोषक तत्व है इसके बारे में हम लिखेंगे। तो पहला है अनाज, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। मूंगफली में वसा होता है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, दूध में प्रोटीन, अंडा में वसा होता है। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या फिर बनाइए। दोस्तों देखिए इस तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पर पादप स्रोत और जंतु स्रोत को देखिए, हमने यहाँ पर चार पादप स्रोतों के यहाँ पर नाम लिख दिए है, चना, मटर, सोयाबीन, गेहूं, और उनके चित्र यहाँ पर बना दिए है। इसी तरह 4 जंतु स्रोतों अंडा, दूध, मछली, मांस के नाम लिख दिए और चित्र यहाँ पर बना दिए। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर पार्ट 1 का संपूर्ण उत्तर देख लिया है। पार्ट 2 में बहुविकल्पी प्रश्न हमें दिए गए हैं, है ना। पार्ट 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 हमें दिया है, निम्न में से कौन से पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नमक जो है ना, जल में पूर्णतः विलय। विलय का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलय का मतलब होता है घुलना। विलय का मतलब होता है घुलना, है ना। मतलब कि जो जल नमक होता है ना दोस्तों, नमक जो है जल में पूरी तरह घुल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला दिया ताला, कील, लोहे की छड़। देखिए दोस्तों ताला, कील, लोहे की छड़ तीनों किससे बनी होती है, लोहे से। तो यहाँ पर सबसे अलग वस्तु क्या है, प्लास्टिक की डोरी, ये प्लास्टिक की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी की करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 3 में दिया है, लोहे को किसमें डुबाकर रखने पर वह अपनी चमक खो देगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों शीतल पाई में। प्रश्न 4 है, निम्न में से चमकदार पदार्थ कौन सा है ना। तो देखिए मतलब कि जो पदार्थ चमकता है, तो दोस्तों स्टील का चम्मच जो है सबसे ज़्यादा चमकदार होता है ना, वह चमकता है बहुत ज़्यादा, है ना। आप स्टील के चम्मच को धूप में ले जाकर रख देंगे तो वह क्या है, चमक मारता है। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा व चौथा, है ना। आवर्धक लेंस और कांच का गिलास दोनों क्या होगी, पारदर्शी वस्तु है। यानी कि इनमें से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जो है एक पार्ट से दूसरी पार्ट जा सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 हमें दिया है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उत्तर है ताकि उनका सुगमतापूर्वक अध्ययन कर सके, है ना। अलग अलग यदि हम वर्ग में रख देंगे तो क्या हमें आसानी से उसका अध्ययन, पढ़ाई हम उसकी कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बना जाती है। उत्तर, कांच अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता और वे पारदर्शी होता है ना। जैसे कि देखिए यदि आप कांच की जगह पे कोई दूसरा पदार्थ लेंगे आप, है ना,
तो जो जैसे कि कांच में समझ लो दवाई है, दवाई जो है कांच से क्रिया नहीं करेगा, कांच जो है दवाई से क्रिया नहीं करेगा। और दूसरा कारण यह है कि ये पारदर्शी होता है, एक पार से हम दूसरी पार दे सकते हैं, इसलिए दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से बना जाती है। प्रश्न 3 हमें दिया है, दी गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तु की सूची बनाइए। तो देखिए, यानी कि हमें देखिए यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया है और पदार्थ से बनी वस्तु का नाम दिया है। तो देखिए पहला हमें दिया है लकड़ी, लकड़ी से कौन कौन सी वस्तु बन सकती है, खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल आदि। कागज से बन सकती है किताब, कॉपी, अखबार आदि। तो इन सभी के नाम देखिए आप इस तरह लिख लीजिएगा। प्रश्न 4 है, पदार्थ को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। उत्तर, पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। प्रश्न 5 है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उत्तर, कठोर या कोमल पदार्थ का हम एक दूसरे पर खरोंच मारकर पता लगा सकते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खरोंच मार देती है तो पहली वस्तु कठोर है और दूसरी वस्तु कोमल। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं, मतलब कि जल में घुलते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए उत्तर देखिए, हम जल में पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थ सिरका है ना, मतलब जल में घुल आने वाले पदार्थ कौन कौन से है। सिरका, नींबू का रस। जल में पूर्ण न मिश्रित होने वाले पदार्थ कौन से, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी होंगे। प्रश्न 8 है, तालिका में दिए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो देखिए, मतलब हमें बताना है कि ये जो पदार्थ दिए गए हैं इनमें से यदि हम इन्हें जल में घोलते हैं तो घोलने पर कौन से पदार्थ जो है गायब हो जाएंगे। तो देखिए पहला हम देखते हैं नमक, नमक जो है लुप्त हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा पूरी तरह, मतलब जल में घुल जाएगा। चीनी, बालू, चीनी हो गया, ये भी जल में लुप्त हो जाएगा, लेकिन बालू, चाक पाउडर और लकड़ी की बुरादा ये लुप्त नहीं होगा। तो इस तरह उत्तर आप लिखेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 19 नौवा में दिया है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। सबसे पहले हम देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है ना। यानी कि इनमें दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश होता है वह आर पार चला जाता है, जैसे कि कांच, जल, वायु है ना, इनमें आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश जो है एक पार से दूसरे पार चला जाता है। सेकंड हम देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं ना। सूर्य का प्रकाश जो है एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया आदि। अगला हम देखते हैं पारभासी, वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से ना, आंशिक यानी कि आधे रूप से पार जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, क्राउन, कांच आदि। प्रश्न 10 की ओर हम बढ़ते हैं, तालिका में दी गई वस्तु को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो आइए देखते हैं इनके उत्तर। तो यहाँ पर कॉलम 1 है वस्तु का नाम और जल में तैरती है, जल में डूब जाती है। तो दोस्तों देखिए लकड़ी जो है, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक की गेंद, नारियल तेल, कागज, ये सभी क्या होता है दोस्तों पानी में तैरते हैं। और तांबे के ताज, चाक के टुकड़े, कंचे, स्पंज, कांच का टुकड़ा, सिक्का, ये सभी क्या होता है दोस्तों पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब बढ़ते हैं वहां पर इसके प्रेरक कार्य की ओर। आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक कॉलम में है पारदर्शी, एक कॉलम में है अपारदर्शी, एक कॉलम में है पारभासी। तो इस तरह दोस्तों आप डिवाइड करके लिख देंगे है ना। जल जो होता है, जल क्या होता है दोस्तों पारदर्शी होता है, यानी कि इसमें सूर्य का प्रकाश एक पार से दूसरे पार चला जाता है। टेबल अपारदर्शी है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता है। वहीं पर तेल क्या है पारभासी, यानी कि इसमें सूर्य का जो प्रकाश है
आंशिक रूप से एक पार से दूसरे पार जाता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का नाम लिख देंगे जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है। प्रोजेक्ट कार्य 2 हमें दिया है, नीचे कुछ वस्तु दी गई है, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थ के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। तो दोस्तों इस तरह उत्तर आप लिख लेंगे इसका, बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए इस कॉलम में आपको इसमें कठोर लिखना है, कोमल, कठोर, कोमल, इस तरह आपको लिखना है। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर पार्ट 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमें दिए गए है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न की जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। लिखेंगे आप, चाय में चाय पत्ती के पदार्थ रहेंगे जिन्हें हम नहीं पी सकते हैं और चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न की जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। उत्तर, अनाज में कंकड़ होने से उसे हम खा नहीं सकते हैं। बहुविकल्प प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न 1 हमें दिया दोस्तों, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न, कड़ों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यहाँ पर निष्पादन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करते हैं? हाँ, तो हम हस्तचयन का उपयोग करते हैं ना। हम आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो होती है, गेहूं जब बीनती है तो क्या करती है? हाथ से जो है कंकड़ को अलग करती है ना। मशीन द्वारा हम उसका उपयोग नहीं करते, मशीन आती भी नहीं है उसके लिए। प्रश्न 4 हमें दिया है, यदि आपको पानी और नारियल के तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? उत्तर होगा निस्तारण। प्रश्न 5 है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? उत्तर है बाष्पन। प्रश्न 1 हमें दिया है, यहाँ पर अब हमें पदार्थों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? वस्तु को अलग अलग करना, है ना। मतलब हम पदार्थों में से जो मिश्रित वस्तु है उनको अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, हमें निम्न कारणों से पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। पहला, हम पदार्थों में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को अलग कर लेते हैं। सेकंड, पदार्थों को अलग अलग कर हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे? उत्तर, पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर निस्तारण द्वारा उसे पृथक कर सकते हैं। प्रश्न 3, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है? उत्तर, चालन विधि का प्रयोग पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा वेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। प्रश्न 4, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा और किससे निकाला जाता है? उत्तर, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है ना। इस तरह देखिए यहाँ पर घोड़नी का प्रयोग किया जाता है और मक्खन को पृथक, मक्खन को अलग कर लिया जाता है। प्रश्न 5 है दोस्तों, यहाँ पर समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता समझाइए? उत्तर, समुद्री जल से नमक बाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों से में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पन द्वारा धीरे धीरे बाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल बाष्पित हो जाता है। धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से बाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। उत्तर, जब भाप बाष्प से बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल बाष्प से उसके द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की, इस तरह देखिए यहाँ पर चित्र आपको बना देना है। प्रश्न 7वां है, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए।
उत्तर, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। इस तरह देखिए इसका उत्तर आप लिख लेंगे। प्रश्न 8 बाय, अपसाधन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो अपसाधन विधि हम देखते हैं, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसाधन कहते हैं, है ना। क्या होता है दोस्तों, कोई मिश्रण होता है जिसमें जल मिलाते हैं तो जो भारी अवयव होते हैं, जो भारी पदार्थ होते हैं, वे नीचे तल में बढ़ जाते हैं। इसके प्रक्रम को हम अपसाधन कहते हैं। निस्तारण, अपसाधित मिश्रण को बिना हिलाए धूल को मिट्टी सहित उड़ाने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन, किसी ठोस कणों को द्रव या गैसीय पदार्थ में फिल्टर पेपर के सहायता से पृथक करना ही निस्यंदन कहलाता। प्रश्न 9 है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वे उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण, रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती क्योंकि नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। इस तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न 10 दिया है, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। तो दोस्तों इस तरह उत्तर आप लिखेंगे इसका। प्रोजेक्ट कार्य 1 है, अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों को पृथक्करण की विधियां देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। इस तरह आप लिख लेंगे उत्तर। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, आपके दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तो इस तरह इसका उत्तर भी आप यहां पर लिख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को तो देख लिया, पार्ट 1 से लेकर 3 तक की। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक लीजिए जी भारत।